हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो और बताएं सभी लोग, हाल चाल, अपनी अपनी रोज़ की कहानी जो सुबह से शाम तक आप बिताते हो, उस कहानी का कुछ एक आध हिस्सा हमें भी सुनाओ। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कुछ इसके बारे में बताओ। ये जो ज़िंदगी है कितनी खूबसूरत है, कुछ इसके बारे में बताओ कि तुम्हारी कितनी खूबसूरत चल रही है। तुम्हारी लोगों की तो बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी, खूबसूरत की तो बात ही छोड़ दो। तुम लोग तो आग लगाए होगे बिल्कुल, है ना। पढ़ाई में भी थोड़ा आग लगाए रहो, जिससे कि जो सिलेक्शन है वो तुम्हें आसानी से मिल पाए, सिलेक्शन में बाधाएं ना आए, इसमें भी थोड़ी सी आग लगाए रहो। मेहनत इस समय आप लोग कम कर रहे हो, उम्मीद करते हैं कि फिर से आप लोग मेहनत शुरू करोगे, उम्मीद हमारी पूरी है। और कोशिश तो हम कर ही रहे हैं आपसे मेहनत कराने के लिए, पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप मेहनत करो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं। तो हम लोग 10 का डोज डिस्कस कर रहे हैं, और 10 के डोज में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ रोज़ डिस्कशन होता है। ऐसे क्वेश्चंस जो 2022 के पेपर में पूछे गए हैं, हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत की जाए 10 के डोज की बेहतरीन प्रश्नों के साथ, एक नई मुलाकात नए प्रश्नों के साथ। चलिए शुभारंभ करते हैं। आइए, ये प्रश्न जो है आपका यूपीएसआई के पेपर में आया है 2022 में। आज हमने डिफरेंट पेपर से प्रश्न लिए हैं, और कुछ यूनिक प्रश्नों के साथ आज मुलाकात होनी होगी हमारी। प्रश्नों के साथ आपकी भी मुलाकात होगी, हमारी भी होगी। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना दशमलव होता है? मतलब 1 सेकेंड जो है वो 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? अभी तक प्रश्न ऐसा पूछा जाता था। अब प्रश्न है 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? तो मतलब 1 सेकेंड जो है वो 1 घंटे का कितना दशमलव है? 1 सेकेंड को दशमलव में बताना है कि वह 1 घंटे का कितना दशमलव होगा। अच्छा चलिए, अब ठीक है, सुटेबल। चलिए, तो 1 सेकेंड है जिसके पीछे का लगा होता है, उसकी वैल्यू हमेशा बटे में जाती है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड ऊपर वाला जो वैल्यू है वो सेकंड में है, तो नीचे वाली वैल्यू भी सेकंड में होनी चाहिए। तो 1 घंटे का बताना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। अब ये सेकंड में परिवर्तित हो गया। क्या 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 घंटे को हमने 60 मिनट लिख दिया। अब मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड से गुणा कर दिया। अब ये सेकंड में परिवर्तित हो गया। अब इसको डिवाइड करिएगा, तो ये जो है आप इसको ये लिखिएगा 1 बटे में 36 गुणे 100। सबसे पहले 1 को 36 से डिवाइड करिएगा, दशमलव लगाइएगा, जीरो बढ़ाइएगा, दशमलव लगाइए, जीरो लगाइएगा, जीरो बढ़ाइएगा। 36 दूना 72, 10 से 2 जाएगा, 8 आएगा। फिर यहाँ पे 1 हासिल गया, 9 से 7 जाएगा, 2 आएगा, दशमलव लगा, जीरो बढ़ा लो। अब 7 बार में जाएगा, 7 छंग 42 का 2 हासिल लगेगा, 4, 7 त्रिक 21, 4 25। ठीक, अब बचेगा 10 से 2 जाएगा, 8 आएगा, 1 हासिल गया, तो 7 से 5 जाएगा, 2 आएगा, 28 बचेगा। ठीक है, फिर से जब आप इसको डिवाइड करोगे फिर से यही आएगा। तो अब जब आपने
इतने बात की बात करेंगे, इतने को आपने हल किया है तो ये कितना आया है 0.027 और इसको 100 से भाग करना है तो 2 अंक पहले और दशमलव आएगा तो 2 जीरो लगा देना, फिर 027। जब 100 से भाग करोगे नीचे जितने जीरो होते हैं दशमलव उतने ही अंक पहले आता है, तो यहाँ पे 3 अंक पहले दशमलव पहले से लगा हुआ। जब 100 से भाग करोगे तो 2 अंक और पहले दशमलव आएगा तो हमने उसके लिए 2 जीरो लगा दिए, तो आंसर क्या आ गया 0.0027। बहुत ही यूनिक प्रश्न है और बहुत ही अच्छा है। मतलब ये प्रश्न जितना ही आसान था उसकी इसकी लैंग्वेज उतनी ही ज़्यादा कठिन है। प्रश्न बहुत ही आसान है, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है। चले आइए, कह रहा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। एक से बड़ी वे संख्याएं, बहुत अच्छे से समझिएगा, प्राइम नंबर से अप्रॉक्स प्रश्न आपके पेपर में जरूर आते हैं, 1-2 प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या मैंने लिखा प्राइम नंबर 2। अगर कहे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तब भी ये 2 होगा। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 होगा। ठीक, कहे 2 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 11, 2 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 11, या आपसे कहे 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो है 97। सुनते जाइएगा। और अगर यहाँ पे विषम लगाए या ना लगाए, सिर्फ इतना लिख दे, सिर्फ इतना लिख दे। ओफो, क्वेश्चन कहाँ चला गया? चलिए उसकी बात बाद में करेंगे, जो हम लिख रहे हैं उसको लिख दे। 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही लिखे तब भी वो 11 ही होगा। अब अगर आपसे कहे 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो होता है 101। ठीक, अगर आपसे कहे 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होंगी तो होंगी 25। अगर आपसे कहे 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होंगी तो होंगी 10। अगर आपसे कहे 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होंगी तो होंगी 15। भैया ये सारे प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा? अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। इन प्रश्नों को आप हमेशा याद रखना। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और 1 नंबर का आपके पेपर में कभी कभार ये प्रश्न पूछा जाता है। और कभी कभार अब एक प्रश्न ये पूछने लगा है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती? विषम भाज्य संख्या तो होती वो 9। फिर पूछता है
समभाज्य संख्या, तो वो होता है 4। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस आप जरूर लगा लेना, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप जरूर लगा लीजिएगा। और वो क्वेश्चन यहाँ से गायब हो गया है, उसमें पूछा था प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ ना, यही तो पूछा था। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछा था प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2 + 3 + 5 + 7 + 11, इन्हीं सब का आपको योग बताना था। 5 3 8 2 10 7 17 और 17 11 28, यही आंसर होगा। वो बहुत आसान था। वो क्वेश्चन मुझे लेने का कोई उद्देश्य नहीं था क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन मैंने सोचा था जब वो प्रश्न आएगा तब हम ये सारी बात आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये छोटी सी जो बातें हैं जो आपके पेपर में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है वो आपका कभी गलत ना होने पाए। इसलिए हमने वो प्रश्न नॉर्मल वाला लिया था, सिर्फ अपनी इन बातों को समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ। अब मुलाकात होगी आपकी एक से बढ़ के एक प्रश्नों के साथ। आइए चलिए, क्या कह रहा भैया, कह रहा एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सुनिएगा, भाज्य बराबर होता क्या है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये भाज्य बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें कह क्या रहा है, इस बात को समझना। कह रहा है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना, भाजक जो है वो भागफल का 6 गुना है, ठीक है। भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना, और शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? बताओ कोई डाउट है? भाजक जो है भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेष 12 है, आप समझिएगा, शेष कितना है? 12 है, तो इसका 5 गुना कितना होगा? 12 पंचे 60। इसका 6 गुना कितना होगा? 6 गुना 10 छक्का 60, बीच में मल्टीप्लाई, बराबर में भाज्य, ठीक है। जैसे ये निकालना था तो आपसे कहा था 6 गुना है, तो 60 को 6 से भाग करते तो ये वाली संख्या जो भागफल है वो निकल आती। ये आपका भाजक हो गया और ये आपका शेषफल हो गया। बात समझ गए? जब इसका 5 गुना ये वाला है तो ये वाली संख्या 60 हो गई, और इसका ये 6 गुना है तो 60 को 6 से भाग देते तो भागफल आ जाता। ये 6 दहम 600 और प्लस का 12, तो भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 612। ये प्रश्न यूपीएसआई 2022 के पेपर में आया। यूपीएसआई 2022, यूपीएसआई 2022 के पेपर में हर एक पेपर में ये प्रश्न मुझे देखने को मिल रहा है। बस आज दूसरी बार मैंने इस प्रश्न को रिसीव किया है, अब नहीं करूँगा। अब आप समझ चुके होंगे कि इसमें है क्या, कुछ बड़ी चीज़ नहीं करने की ज़रूरत है ना। तो अब इसको दोबारा लेने की ज़रूरत है किसी क्लास में? नहीं ना, सबको समझ में आ गया है? कहीं पर कोई डाउट है? एक बार कमेंट कर दो भैया। आप लोग कमेंट नहीं करते हो मेरे कहने के बाद भी, मैं क्या बाद में देखता नहीं ना कि कितने बच्चों ने कमेंट किया, कितने ने नहीं किया, सब पता चलता है। ये बहुत गलत बात है आपकी, मेरे कहने के बावजूद भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप एक छोटा सा मतलब एक रिक्वेस्ट है ये कि कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। अगर मेरी पढ़ाई आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा तो थोड़ा सा आप मेरे लिए भी इतना तो कर ही सकते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट तो मुझे दे ही सकते हो। मैं कोई आपसे पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ पढ़ाने का। मैंने कहा मेरी क्लासेस ऑनलाइन की हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, आप ये रिकॉर्ड करके रख लो, हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, कभी भी पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। चलिए एक बेहतरीन प्रश्न CHSL 2022 के पेपर का है।
CHSL 2022 के पेपर का। प्रश्न क्या है, देखिए ऐसा जब प्रश्न आए ना तो लैंग्वेज पढ़ते हुए थोड़ा सा हमें क्वेश्चंस को समझते हुए कुछ डायग्राम अगर हम बनाते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब बड़ा प्रश्न होगा ना तो उसको लिखते चलोगे अपने आप शॉर्टकट में, तभी आप कर सकते हो। कह रहा अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। अंकिता जो है उसका जो भार है उसकी दादी के भार से 20% कम है। अगर 100 का 20% कम है तो उसका भार है कितना, 100 से 20 घटा दो 80% है। मीन्स दादी के भार का 80% का मतलब 80/100। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने अंकिता के लिए इक्वेशन बना लिया। क्वेश्चन ने कहा है जो अंकिता का भार है वो उसके दादी के भार से 20% कम है। 20% कम होए तो 100 से 20 घटा दो, जो शेष बचेगा 80% अंकिता का भार उसके दादी के भार का है। तो हमने लिख दिया दादी का भार गुणे 80/100। अभी हमें दादी का भार नहीं पता। अब आगे सुनो, दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम कम है। जो दादी हैं उनका जो वजन है वो उनके पति के वजन से 26 किलोग्राम कम है। एक बात ये कही गई, यही तो कहा, दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम कम है। तो दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम कम कर दिया। जिनका भार 81 किलोग्राम है, मीन्स इनके पति का भार कितना है, 81 किलोग्राम है। 81 से 26 घटाओ तो 55 किलोग्राम किसका भार आ गया, दादी का भार आ गया। दादी का भार कितना आ गया, 55 किलोग्राम। अगर दादी का भार 55 किलोग्राम आ गया तो यहाँ पे दादी का भार 55 किलोग्राम रख के यहाँ से अंकिता का भार निकाला जा सकता है। 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, 20 चौको 80, 11 चौको 44। तो अंकिता कितने किलोग्राम की है, 44 किलोग्राम की है। देखो कैसे निकलता जा रहा है एक एक चीज। अंकिता कितने किलोग्राम की, 44 किलोग्राम की। अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, किलोग्राम की है। अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है। तो अंकिता के भाई का भार क्या होगा, अंकिता के भाई का भार बताना है जो अंकिता के वजन से 8 किलोग्राम ज़्यादा है। भारी तो कितने किलोग्राम का है, 52 किलोग्राम का। ये आ गया आंसर। देखिए बताइए कोई डाउट। एक बार हम उसकी लैंग्वेज से इक्वेशन को सेट करते चले गए और आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन ने कहा था कि अंकिता का जो वजन है वो उसकी दादी के वजन से 20% कम है। तो हमने कहा अगर दादी के वजन से 20% कम है तो बचा कितना, 80%। तो 80/100 कह दिया। हमने कहा ये अंकिता का भार होगा दादी के भार से। फिर आगे क्वेश्चन ने कहा कि जो दादी का भार है वो उनके पति के भार से 26 किलोग्राम कम है और उनके पति का भार 81 किलोग्राम है। तो 81 से जब 26 घटा दे तो दादी का भार आ गया 55 किलोग्राम। दादी के भार को ले जाके यहाँ पे रख दिया 55 किलोग्राम गुणे 80/100। यहाँ से अंकिता का भार निकाल दिया 44 किलोग्राम। और अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम ज़्यादा भारी है। तो अंकिता का भाई कितने किलोग्राम का हुआ, 52 किलोग्राम का। देखिए जरूरी नहीं हर क्वेश्चंस की ट्रिक हो या हर क्वेश्चंस का कोई मेथड हो, कभी कभी अपने माइंड का भी उपयोग करना होता है। तो ऐसे प्रश्नों में कोई ट्रिक, कोई मेथड, कोई फार्मूला नहीं होता, बस अपने माइंड से मेथड बनाना होता है। इसका कोई फिक्स मेथड नहीं होता। क्यों फिक्स मेथड नहीं होता, क्योंकि कभी कभी कुछ नए प्रश्न बन के आते हैं, वो ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो नए बन के आते हैं। उसको हमने अपने माइंड से बस सॉल्व करते हुए चला जाना होता है, क्योंकि हमने जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं उन्हीं के उपयोग करके कोई ना कोई प्रश्न बनेगा। ऐसा नहीं कोई बाहर से बन के चला आएगा। चलिए आगे बढ़ाया जाए। आइए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। ये प्रश्न भी CGL 2022 के पेपर में है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, कह रहा है एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी।
वह मेज को 10% लाभ और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है, कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब बात समझिएगा मेरी बात को, अगर हम इसको शॉर्ट मेथड से ना करें और लॉन्ग मेथड से करें तो ये लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है और इसकी लैंग्वेज भी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें दुकानदार ने एक कुर्सी खरीदी है और एक मेज खरीदा है और वह मेज को 10% के लाभ पर और कुर्सी को 6% के लाभ पर बेचता है, कुल प्रतिशत लाभ पूछा। भैया आप जहाँ पढ़ोगे इसको दूसरे मेथड से बताया जाएगा, लेकिन हमारा जो एक सॉलिड मेथड है वो बहुत खतरनाक मेथड है। अगर प्रश्न कठिन होता है तो मैं उसी मेथड से क्वेश्चन लगाता हूँ। कैसे, समझिएगा मेरी बात को, समझिएगा आप सभी लोग। एक मेज है और एक क्या है, कुर्सी है। सुनते जाइएगा, नीचे हमेशा मूल्य का रेशियो बनाते हैं, मूल्य या संख्या का अनुपात बनाते हैं। तो मूल्य क्या दिया गया, मेज का मूल्य कितने रुपए है, 4600 रुपए है। कुर्सी का मूल्य कितना है, 1800 रुपया है। नीचे हमेशा मूल्य का रेशियो बनाते हैं और ऊपर हमेशा प्रतिशत वृद्धि या कमी रखते हैं। बीच में हमेशा जो वैल्यू होती है वो टोटल होती है, कुल, मतलब जो पूछा है कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बीच वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, टोटल होती है। तो मेज पे कितने % का लाभ है, 10% का। कुर्सी पे कितने % का लाभ है, 6% का। हमें ये निकालना, हमने इसको x मान लिया। समझते चलिएगा, ये 0 से 0 कट गए, ये 0 से 0 कट गए, ये 2 9 18 कट गया, ये 23 दूना 46 कट गया। होता क्या, इसका गुणा इसमें करते हैं, 23 दहम 230। अब सुनते जाइए, कहाँ पे लिखूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ना, सुनते जाइएगा बस मेरी बात को, आ जाएगा समझ में एक बार में। 23 दहम में 230 प्लस फिर इसका गुणा करते हैं, 9 छाक 54 बटे में इन दोनों का योग 23 + 9 32 इक्वल टू में x जो हमें निकालना है। ठीक है, अब समझिएगा, ये 230 और 54 284 बटे में 32, ये कटेगा 4 8 32, ये 4 7 28, 4 1 9 4, मतलब ये बना 71 बटे 8 और ये जाएगा 8 28 64 बट सही 7 बटे 8। ये है ऑप्शन में, ये देखिए। बताइए, मेथड बहुत ही आसान है, हमने पूरे मेथड को एक्सप्लेन करके रख दिया है। और अगर आप इस मेथड को बिल्कुल अच्छे से समझना चाहते हो कि इस मेथड से कौन कौन से प्रश्न लगाए जा सकते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाना और वैदिक मैथ होगा उसमें चले जाना। हमें लगता है, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और 2 क्लासेस हैं वहाँ पे उस पर जो थंबनेल लगा होगा उस पर लिखा होगा प्रश्न अनेक मेथड 1, मतलब मेथड 1 है, प्रश्न अनेक हैं। 2 क्लासेस हमने बनाई हैं, वो इसी मेथड को फॉलो करते हुए बनाई हैं। ये मेथड से बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कठिन से कठिन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा सब कुछ, कैलकुलेशन समझ में आ गया। देखिए, एक क्वेश्चन से पूरे मेथड को तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, इसलिए मेथड जितना मैं जिस तरह वैल्यू रखी जाती है मैंने वो सब जगह पे लिख दिया है। ठीक, कैलकुलेशन कर दिया है। इस मेथड का पूरा अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हो कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग कैसे कैसे होता है, तो वो 2 क्लास देख लो, 100% मेथड समझ में आएगा। उसके बाद आप कहीं भी अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए फिर एक प्रश्न आज तो मतलब बौछार है, काहे की प्रश्न के एक से एक VIP प्रश्नों की बौछार है। ये प्रश्न CGL में आया है 2022 के पेपर में। मतलब प्रश्नों का कुछ क्या किया जाए यार, इतने बेहतरीन प्रश्न है कि पढ़ाने में मज़ा आ जाता है। जब प्रश्न पढ़ा जाए ना तो दिल लगना चाहिए उसके साथ फील होना चाहिए।
देखो हमारा रिश्ता किसी के साथ कब तक अच्छा चलता है, जब तक हम उसकी फीलिंग को समझते हैं। जिस दिन मैं उसकी फीलिंग को भूल गया ना, मेरा उसका रिश्ता समाप्त हो जाता है। वैसे ही हमारी पढ़ाई का रिश्ता है, जब तक हम इसको अपने प्रेम भाव से एक फीलिंग के साथ नहीं समझेंगे तब तक ये हमें नहीं समझ में आएगी। जिस दिन आप प्रेम पूर्वक अपने फुल फीलिंग के साथ इसको समझना शुरू करोगे ना, मैथ से आसान और मैथ से दिलचस्प कोई टॉपिक आपको लगेगा ही नहीं। क्योंकि मैथ पढ़ने से ना मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी आती, अरे मतलब पूछो मत, मैं बता नहीं सकता वो एनर्जी मैं कैसे बताऊं आपको, कि जब मैं मैथ पढ़ाता हूँ ना मैं इतना उत्साहित रहता हूँ कि मैं क्या क्या बच्चों को बता दूं। क्योंकि एक क्वेश्चन जब पढ़ो ना, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन, नए से नए क्वेश्चन आते ना, पढ़ाने में मज़ा आ जाता है। आप भी जिस दिन से आपका दिल लग जाएगा इनके साथ ना, जैसे जब किसी के साथ दिल लग जाता है ना तो उसके साथ लंबा जीवन व्यतीत करने का मन करता है, वैसे जिस दिन मैथ के साथ दिल लग गया ना, इसको छोड़ने का मन नहीं करेगा। इसके साथ तुम्हें हमेशा ये लगेगा कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया लाया जाए ना। अभी तो पहले आप जॉब पाने की तैयारी कर रहे हो, नौकरी पाने के लिए आप लगे हुए हो, आपने ठान भी लिया कि हमें जॉब चाहिए, तो जॉब लेने के बाद कुछ नया करना, कुछ अच्छा करना। एक छोटी सी जॉब के ऊपर हमने आज एक लाइन लिखी है, उसको सुनाते हैं, बताना कैसा लिखा गया है। नौकरी से इश्क है, सफर अभी थोड़ा लंबा है। नौकरी से इश्क है, सफर अभी थोड़ा लंबा है। नौकरी पाने की जिद है, नौकरी पाने की जिद है, हौसला अभी जिंदा है, हौसला अभी जिंदा है। नौकरी पाने की जिद है और हौसला अभी जिंदा है। ये हौसला जब तक हमें जॉब नहीं मिल जाएगी तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मतलब एक जिद, एक ठान लो कि मुझे जॉब चाहिए और मैं सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि बच्चों की डिमांड है, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर रीजनिंग का भी 10 का डोज चलाया जाए। प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्द हम पूरी आशा संकल्प के साथ कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द, वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं रीजनिंग का डोज ना देना स्टार्ट किया। बस थोड़ा सा समय, आप जानते हो जितने बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं हमसे वो तो जानते ही जानते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं जानते होंगे कि कितना काम रहता है। अकेला आदमी हूँ एक कोचिंग को चलाने वाला, ऑनलाइन भी अकेला चलाता हूँ, ऑफलाइन भी अकेला चलाता हूँ, तो काम ज़्यादा रहते हैं। और लाइब्रेरी भी चलाता हूँ। मतलब क्या करूँ, महंगाई बढ़ती जा रही है तो कमाने के जरिए बढ़ाने पड़ेंगे। आप लोग भी मेहनत करो और जॉब लो, क्योंकि संघर्ष का जीवन कब तक जीते रहोगे। एक बार जिद कर लो, कोई भी वैकेंसी है ठान लो कि आर पार इसी में करना है। आर या पार नहीं, आर पार इसी में करना है। समझ गए? मतलब छोड़ना नहीं है। ये प्रश्न वाकई में बेहतरीन है, काबिल तारीफ प्रश्न बनाया गया। एक वस्तु पर निर्माता 12% का लाभ कमाना चाहता है, थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाना चाहता है, खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाना चाहता है। यदि वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य इतने रुपए है तो निर्माता के लिए वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अब समझिएगा, एक निर्माता था, सुनते जाइएगा, मैं एक एक बात को लिख रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक थोक विक्रेता था, थोक विक्रेता शॉर्टकट में लिखते हैं। एक क्या है फिर, उसके बाद एक खुदरा विक्रेता है, खुदरा विक्रेता है ना। अब समझिएगा, जो निर्माता है ये चाहता है कि जब हम इस थोक विक्रेता को ये वस्तु बेचें तो हमें 12% का क्या हो, प्रॉफिट हो। यही तो चाहता है। भैया हमने एक वस्तु का निर्माण किया, अब हम इसे थोक विक्रेता को देंगे, फिर वो थोक विक्रेता उस वस्तु को मार्केट में फैलाता है। ठीक है, हमने एक वस्तु बनाई और हमने कहा कि हमें इस वस्तु को बेचने पर 12% का लाभ चाहिए। ठीक है, फिर अब वो वस्तु थोक विक्रेता के पास पहुंची। थोक विक्रेता ने क्या कहा, जब हम ये खुदरा व्यापारी को बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ चाहिए।
ठीक है। अब खुदरा व्यापारी क्या करेगा, वो किसको बेचेगा, हम लोगों को बेचेगा, दुकानदार हम लोगों को बेचेगा। अब ये वस्तु जो है ग्राहक के पास पहुंच गई और खुदरा व्यापारी ने कहा, खुदरा विक्रेता ने कहा कि जब हम इस वस्तु ग्राहक को बेचेंगे तो हमें 15% का लाभ चाहिए। ये सब होने के बाद ये वस्तु ग्राहक को मिलती है कितने रुपए में, 56,672 रुपए में। मतलब यही तो लिखा, खुदरा विक्रय मूल्य इतने रुपए है। मतलब ये वस्तु अब बिक गई और बिकने के बाद किसको मिल गई, ग्राहक को। तो यह वस्तु निर्माता के लिए लागत मूल्य क्या था, तो ये वस्तु का निर्माण कितने रुपए में हुआ ये पूछा गया। हमने कहा निर्माता ने इस वस्तु को 100 रुपए में बनाया, कितने परसेंट के लाभ पर बेचा, 12%, तो मतलब 112/100। जब भी लाभ होगा तो उसको 100 में जोड़ना, जब भी हानि होगी तो 100 में घटाना। फिर 10% के लाभ पर थोक विक्रेता को बेचता है, फिर खुदरा विक्रेता 15% के लाभ पर बेचता है। ये इतने लाभ के बाद ये वस्तु 56,672 रुपए में ग्राहक को मिलती है, मिल गई। अब चलो कैलकुलेट करते हैं, आइए 1 0 से 1 0 काट दो। ये 11 एकन्नम 11 और ये 11 पचे 55, 1 हासिल जाएगा, 11 एकन्नम 11, 5 जाएगा तो 57 बनेगा, 11 पचे 55 और 11 दूना 22, कट गया। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से कट गया। आइए फिर काटते हैं, ये 2 पंची 10 और 2 छंग 12, ये 2 पंची 10 और ये कटेगा 28 दूना 56 और ये 25 और ये कटेगा 14 दूना 28 और ये कटेगा 2 पंची 10। ठीक, अब चलिए काटते हैं इसको 14 से, 14 एकन्नम 14, ये 14 तिया 42, सुनते जाइएगा, 14 तिया 42, कितना बचा 9, तो 95 हो गया। तो 14 से 98 होता है, 14 छंग 84, सुनते जाइएगा। हमने पहले काटा 14 तिया 42, कितना बचा 9, 9 गया तो 95, फिर 14 छंग 84 तो कितना बचा 11, तो कितना हो गया 112 और 14 ठी 112, कट गया। चलिए फिर काटते हैं, काटते चलो, जब तक कट ना जाए काटना ही काटना है हमें। अब इसको काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तेई 15, ये कटेगा 5 दूनी 10, ये 23 से कटेगा, 23 से कितनी बार में कट जाएगा, 23 एकन्नम 23, 23 एकन्नम 23, कितना बचा यहाँ पे 13 और 138 हुआ, 138 कितनी बार में, 6 बार में, तो 16 ते 48, 16 दूना 32, ठीक है कट गया। अब x की वैल्यू निकालना है, तो ये सब उधर गुणे में चले जाएंगे, 16 गुणे 25 गुणे 5 गुणे 20, 16 पंचे 80 का 0, हासिल लगेगा 8, 16 दूना 32, 8 40 और 20 पंचे 100, कैलकुलेट कर लो, वस्तु का मूल्य आ गया 40,000 रुपए, आ गया ना। ये देखो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब प्रश्न, जितना लाजवाब प्रश्न उतना ही लाजवाब मेथड। एक बार इसकी भी तारीफ करो, ये मेथड मैं बहुत सिखाता हूँ आपको, ये खतरनाक मेथड है। मतलब एक बार इक्वेशन बनाते चले जाओ ना, सेकंड्स में आंसर आ जाएगा आपका, कुछ नहीं करना है, सेकंड्स में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। बताइए कोई डाउट है किसी को कहीं पर, कुछ पूछना है, नहीं ना, चलिए। कह रहा है एक निश्चित धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर इतने रुपए है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। एक दिन शायद ये प्रश्न आ चुका है। जब भी 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात करें तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, D बराबर PR/100 का स्क्वायर। P यहाँ पे प्रिंसिपल मीन्स मूलधन होता है और D यहाँ पे CI और SI का अंतर होता है और R यहाँ पे रेट होता है, मतलब दर होता है। ठीक है, D क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है D ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपये दिया है, के बीच अंतर 25 रुपया, तो D की वैल्यू 25 दिया। आपको वह धनराशि मतलब P निकालना है। R आपको दिया गया 5% वार्षिक, तो 5 गुणे 5 बटे में 100 गुणे 100,
तो ये हम 25 से 25 कट जाएगा, 100 में 100 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 10,000 इक्वल टू P। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 10,000। देखिए इस फार्मूले को याद रखना, ऐसे प्रश्न सेकंड्स में इस फार्मूले से लगेंगे। और ये 2 वर्ष के लिए जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया हो वहाँ पे ये मेथड लगता है। बहुत ही यूनिक मेथड है, बहुत ही आसान है। ऐसे प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़ा जाए भाई, जल्दी जल्दी पढ़ते चलिए, अभी क्वेश्चंस बहुत हैं हमारे पास, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ते हैं। चलिए एक बार आप इसको लगाइए, फिर मैं बताता हूँ। 1 सेकंड थोड़ा सा पानी पीते हैं, तब तक आप लगाओ। सुनिएगा, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से 9 तक की सभी संख्याओं से विभाजित है। 4 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, 8 से विभाजित है और 9 से विभाजित है। इन सभी संख्याओं से क्या है? विभाजित है। और जैसे ही हमें 9 दिखाई देता है मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे आप उसको देख के खूब खुश होते हो ना, मतलब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता जब आप उसको देखते हो और फिर आपके दिल की वो जो खुशी होती है उसको आप ही जाहिर कर सकते हो और कोई जाहिर नहीं कर सकता। सेम वैसे ही जब प्रश्न में मैं 9 को देखता हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि 9 क्या हैं? गॉड हैं। मैथ के गॉड 9 हैं। ये जो हैं कहते हैं डिजिटल सम फॉलो करते हैं। ये कहते हैं कि हमसे वही संख्या पूरा बात को सुनिएगा, सिर्फ 9 की बात कर रहे हैं, 9 से ही आंसर बता दूंगा। ये कहते हैं कि हमसे पूरा वही संख्या विभाजित होगा जिसका योग 9 होगा। जैसे 72 9 से विभाजित है तो 72 को जोड़ो 7 2 9। जैसे 36 9 से विभाजित है पूरा तो 36 को जोड़ो 6 3 9। ये कहते हैं कि जहाँ पर संख्याओं का योग 9 होगा वही संख्या हमसे पूरा विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं कहाँ पे संख्याओं का योग 9 है। यहाँ पे योग करो 5 4 9 2 11, यहाँ पे 11 है, ये तो नहीं होगा। 5 2 7 1 8, ये भी नहीं होगा। 8 4 12, ये भी नहीं होगा। 5 2 7 2 9। तो आंसर आपका आ गया सी वाला। बताओ कुछ करना है, जहाँ पे 9 दिखे आंसर आपका आ जाएगा। अब आप इस संख्या को चेक करिएगा, ये संख्या 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से सबसे पूरा विभाजित होगी। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से 9 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है? तो वह संख्या कौन सी आ गई? 2520। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। कह रहा है इसका एचसीएफ बताना है, मासा बताना है। सुनिएगा, दिया गया है P बराबर A की पावर 3 गुणे B की पावर 5 गुणे C की पावर 11, Q बराबर A की पावर 8 गुणे B की पावर 9 गुणे C की पावर 5, R बराबर A की पावर 15 गुणे C की पावर 23। और हमें मासा बताना है, PQR का एचसीएफ बताना है। अब एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता क्या है? मासा मीन्स होता है कॉमन। मासा मीन्स क्या होता है? कॉमन। अब कॉमन हम लोग मासा में कैसी संख्याओं का लेते हैं ये भी हम लोग बात करते हैं। हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, सुनिएगा। जैसे हमने लिखा A बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर हम लिखा B बराबर 2 गुणे 2। हमने कहा इसका मासा बताओ। मासा क्या होता है? कॉमन होता है। तो कॉमन क्या है? 2 गुणे 2, तो मतलब 2 की पावर 2। हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये लिखा है 2 की पावर 3 और ये लिखा है 2 की पावर 2। ठीक, हम इसको ऐसे लिख देते कि ये जो लिखा है ये लिखा है 2 की पावर 3 और ये जो लिखा है 2 की पावर 2। हम कहते हैं इसका मासा बताओ। तो संख्याओं में जब आधार समान हो, संख्याओं में जब आधार समान हो तो जो सबसे छोटी पावर होती है वो हमारा क्या होता है? मासा होता है। संख्याओं में आधार समान हो और दोनों में कॉमन हो
संख्याओं में आधार समान हो और दोनों में कॉमन हो तो जो सबसे छोटी पावर होती है वो मासा होता है और जो सबसे बड़ी पावर होती है वो लासा होता है। तो यहाँ पे आओ, अब ये देखिए सबका आधार समान है, इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है? a की पावर 3, तो मासा क्या होगा? a की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे b है, यहाँ पे b, यहाँ कहीं b है तो कॉमन नहीं है, कॉमन भी होना चाहिए। बात को समझिएगा, मासा में क्या होना चाहिए? जैसे a है तो a तीनों जगह है तो तीनों जगह a होना चाहिए। जैसे b यहाँ है, c में नहीं, तो मासा में a फिर b नहीं आ सकता, b आंसर में आ ही नहीं सकता। मासा का मतलब वो सब में कॉमन होना चाहिए, मतलब वो संख्या सब में होना चाहिए। तो आप c को चेक करो, ये c की पावर 11, c की पावर 5, c की पावर 3, सबसे छोटा कौन है? c की पावर 5। तो मासा क्या होगा इसका? a की पावर 3 गुणे c की पावर 5, ये आपका मासा आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न। वैसे हमने ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया है क्लास में, LCMS से पढ़ाते वक्त सबको समझ में आ रहा होगा ना। आगे बढ़ाया जाए, चलिए आइए फिर एक अच्छा प्रश्न कह सकते हैं, प्रश्न CHSL 2022 के पेपर का है, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छे प्रश्नों में ऐसे प्रश्नों की गिनती ही होती है। आप लगाओगे इसको? नहीं लगाओगे? चलो कोई बात नहीं, मत लगाओ यार, हम ही लगाते हैं। चलो, कह रहा 4 संख्याओं का औसत कितना है? 40। अगर जब हम नंबर में एवरेज का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? टोटल। हमारे पास 4 संख्याएं हैं, उनका औसत 10 है, तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 40। मतलब 4 संख्याएं सबके पास 10-10 है, तो चारों के पास कितना होगा? 40 होगा। चलिए अब समझिएगा, पहली संख्या हमने कहा a है, दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है, चौथी संख्या d है। यदि पहली संख्या, सुनते जाइएगा, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3, इसकी कितना होना चाहिए? यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3, दूसरी संख्या की 2/3, ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4, 3/4, और तीसरी संख्या चौथी संख्या की 4 गुना, इसकी कितना? 4 गुना। सुनते जाइएगा, 4 गुना ना, ठीक। हम लेते हैं कि वह संख्या हमारी 4 है, हमने 4 लिया, तो जो c है इसका कितना है? 4 गुना है, मतलब 16 है। और BC का कितना है? 3/4, तो 16 का जब 3/4 निकालोगे तो 4 चौको 16, 4 3 12, कितना आएगा? ये आ जाएगा 12। और ये A जो है B का कितना है? 2/3 है, तो 12 का 2/3 निकालोगे कितना होगा? 3 चौको 12, 4 दूनी 8, ये कितना होगा? 8। अब सबको कह दो ये 8x है, ये 12x है, ये 16x है, ये 4x है। इन सबका टोटल 40 दिया गया है, मतलब 8x प्लस 12x प्लस 16x प्लस 4x बराबर कितना दिया गया? 40। मतलब 20x बराबर कितना? 40, सॉरी 12 8 20, 20 20 40x, जोड़ने पे ये 40x आएगा। 40x बराबर 40, 40 से 40 कटेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो पहली संख्या कितनी? 8, दूसरी संख्या कितनी? 12, तीसरी संख्या कितनी? 16, चौथी संख्या कितनी? 4। सब जगह x की वैल्यू रख दिया, तो 8x में 8 गुणे 1 8, 12 गुणे 1 12, 16 गुणे 1 16, 4 गुणे 1 4। तीसरी संख्या पूछा तो तीसरी संख्या कौन सी आ गई? 16। ये तीसरी संख्या तो थे, पहली दूसरी तीसरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि गुरुजी आपने यहाँ पे इस वाली संख्या को 4 क्यों माना? 1 मानते, बिल्कुल 1 मानते, लेकिन जब हम 1 का 4 गुना करते तो ये वाली संख्या 4 आती, और जब 3/4 निकालते तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू आती, उसके बाद ये डिवाइड जब करते ना तो यहाँ वैल्यू खतरनाक आ जाती।
और वैल्यू को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा इसको अगर हम 4 मान लें तो ये 16 होगी, और 16 को जब 4 से काटेंगे, 4 चौको 16 और 4 3 12, तो 12 आ जाएगी। देखो 4 चौको 16, 4 3 12। फिर हमने देखा जो 12 आएगी तो वो 2/3 से पूरा फिर से डिवाइड होगी, और डिवाइड नहीं होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो जाता। इसलिए थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना होता, पेपर लगाते वक्त संख्याएँ मानने में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना होता। ठीक है, उसने कहा था कि चौथी संख्या का तीसरी संख्या क्या है, 4 गुना। हमने कहा ये 4 है तो ये वाली 16। फिर कहा तीसरी संख्या का 3/4 है दूसरी संख्या, तो तीसरी संख्या का 3/4 निकाल दिया तो 12 आ गया, तो दूसरी संख्या 12 हो गई। दूसरी संख्या का पहली संख्या जो है वो 2/3 है, तो दूसरी संख्या का 2/3 निकाल दिया तो 8 आ गया। इन सब का जो योग है टोटल वो 40 दिया गया था, आंसर आ गया। आओ एक लास्ट प्रश्न लेते हैं, आज का ये लास्ट प्रश्न, और ये भी प्रश्न थोड़ा सा अच्छा होने की संभावनाएं हो सकती हैं, बेहतरीन प्रश्न हो सकता है। 1680 रुपये में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, मतलब जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, सीपी के है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, सीपी है। अब आप क्या करते हो, 4 वस्तुएं 1680 रुपए में बेचते हो। 4 वस्तुओं का एसपी कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 1680। एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस, मीन्स विक्रय मूल्य। 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 1680 रुपए है। तो यहाँ से जब 4 से काटोगे, 4 एकन्नम 4, तो ये कटेगा 4 चौको 16 और 4 दूनी 8। तो एक वस्तु को कितने रुपए में बेचे हो, 420 रुपए में बेचे हो। तो इसमें जब आप किसी वस्तु को बेचते हो तो उसमें वस्तु की लागत और प्लस लाभ दोनों होता है कि नहीं। अब समझिएगा, आप एक वस्तु 10 रुपए में बना के तैयार, मान लेते हैं एक बिस्किट आपने 10 रुपए में बना के तैयार किया। अब आप चाहते हैं कि इस बिस्किट पर हम जितने रुपए बनाने में खर्च किए हैं उतने ही रुपए का लाभ लें। तो बिस्किट बनाए कितने में, 10 रुपए में, लाभ कितना चाहिए, 10 रुपए का। तो वस्तु को कितने में बेचोगे, 20 रुपए में। मतलब जो क्रय मूल्य आपका, विक्रय मूल्य जो आपका आता है, इसमें सीपी और प्रॉफिट दोनों होता है कि नहीं होता। अब दूसरी चीज समझना, उसने कहा क्रय मूल्य और प्रॉफिट बराबर है तो आधा आधा बांट दो। हमने कहा 220 रुपए की लाभ लोगे, 220 का वस्तु होगा। प्रॉफिट और क्रय मूल्य बराबर है, हमने कहा वो वस्तु 220 में बन के तैयार हुई होगी और 220 रुपए का आपने लाभ लिया होगा, तो वो उस वस्तु को आपने 420 रुपए में बेचा होगा। बात समझ गए। तो उसने कहा भी ना, प्रॉफिट इक्वल टू सीपी, मतलब वस्तु को जितने में आप बनाते हो उतने ही रुपए का लाभ होता है। देखो यहाँ पे कहा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर, मतलब जितने रुपए में वस्तु खरीदे थे उतने ही रुपए का लाभ लेते हो। आप एक वस्तु को 210 रुपए में खरीद के लाए, 210 रुपए का ही लाभ लोगे, तो वस्तु को बेचोगे कितने में, 420 में। अब पूछा क्या आपसे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। तो प्रॉफिट कितना है, 210 रुपए का गुणे 100 बटे में सीपी कितना है, 210, कट जाएगा कितने परसेंट का प्रॉफिट, 100% का प्रॉफिट होगा। बताओ भैया कोई डाउट है किसी को। तो आज की इस बेहतरीन क्लास का समापन यहीं पे होता है। मुझे लगता है कि आज की क्लास में बेहतरीन प्रश्न रहे होंगे, उम्मीद पूरी है। तो आपको जो बेहतरीन प्रश्न लगेगा उसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे हमारी आपकी मुलाकात कल होती है बेहतरीन प्रश्नों के साथ। एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।